स्टूडेंट वेलकम टू फीकेम एकेडमी। आज हम लोग बेटा देखने वाले हैं इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ रेट इक्वेशन, यानी बेटा समाकलित वेग समीकरण आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। सर समाकलित वेग समीकरण का क्या मतलब निकला? क्या अवकलित वाले समीकरण इक्वेशन से काम नहीं चल रहा था? क्या डिफरेंशियल रेट इक्वेशन से काम नहीं चल रहा था? तो बेटा मैं बताना चाहूंगा आपको, डिफरेंशियल रेट ऑफ इक्वेशन से बेटा सम टाइम कुछ कहीं कहीं क्या कहते हैं बेटा, आपको आप इंस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन नहीं निकाल सकते थे, इसलिए क्या कहते हैं ये फॉर्म की जरूरत पड़ी। तो आज हम लोग बेटा इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इंटीग्रेटेड फॉर्म आप पहले से जानते हैं बेटा, अवकलित वाला पहले से आपको पता होगा, अवकलित वाला सबको पहले से पता है ना, रेट लॉ इक्वेशन। बोलो भाई तो लोग, अरे डिफरेंशियल वाला याद करो, पता है नहीं पता है आपको? बोलो, रेट है ना, रेट ये देखो, अरे चाहे ए बी होगा तो एक्स कामा वाई हो जाता है, अगर आर है यहाँ पे देखो आर से पी के लिए ये हो जाएगा आपका, है कि नहीं? ये कैसा था आपका? अवकलित था ये, है यानी सर डिफरेंशियल रेट इक्वेशन था ये आपका। कहाँ से आया था ये? रेट लॉ से आया था ये, ठीक है। तो इसी का बेटा हम लोग करने वाले हैं आज समाकलित वेग समीकरण। और समाकलित वेग समीकरण बेटा आपको केवल दो ऑर्डर की रिएक्शन को पढ़ना है, केवल जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर। बस आपके कोर्स में जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर ही है, सेकेंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर ये सब बेटा आप हाई लेवल की आप जब बीएससी एमएससी वगैरह करेंगे तो उसमें आपको पढ़ने मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे केवल आज हम लोग बेटा जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहली हेडिंग बेटा आप लोग डाल दीजिए जीरो ऑर्डर के लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इसलिए बेटा जीरो ऑर्डर रिएक्शन यानी कि बेटा क्या कहते हैं, शून्य कोटि की अपक्रिया। सबसे पहला बेटा शून्य कोटि की अपक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण, ठीक बेटा। शून्य कोटि के लिए आज हम यही पढ़ने वाले हैं, यानी कि बेटा क्या कहते हैं, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ये ध्यान, ठीक बेटा। तो आप ये पहले बताओ, कोई लोग मुझे बताएगा भैया शून्य कोटि की अपक्रिया किसे कहते हैं? हाँ, जिसके संताओं की घात क्या हो जाए, जीरो हो जाए, बहुत सही, शून्य कोटि की अपक्रिया। इसमें देखो बेटा ध्यान दो, यहाँ पे लिखोगे, यहाँ पे इन रेट लॉ इक्वेशन, इन यहाँ लिखोगे क्या कहते हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। इन रेट लॉ इक्वेशन इफ rate of reaction is directly proportional to zero power of concentration of reactant, ये ध्यान रखो। तो लिखो यहाँ पे इट्स कॉल्ड एज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। देखो बेटा यहाँ पे वेग नियम व्यंजक में लिखो, यहाँ पे वेग नियम व्यंजक में यदि अपक्रिया की दर अभिकारक की सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती
होता है, समानुपाती समानुपाती हो जाए, समानुपाती हो जाए यदि किसी अभिक्रिया की दर उस अभिक्रिया के अभिकारक की सांद्रता के शून्य घात या शून्य घातांक के समानुपाती हो जाए, तो ऐसी अभिक्रिया को शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। इन रेट लॉ इक्वेशन मतलब वही कहानी है बेटा। ये देखो ध्यान से, सर इसका मतलब क्या है, मान लो बेटा आर से कोई प्रोडक्ट बन रहा है, आर बेटा रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट से बेटा कोई प्रोडक्ट बन रहा है, आर मान लो कोई मैंने रिएक्टेंट ले लिया, ठीक है सर। इसके लिए रेट लॉ इक्वेशन लिखो बेटा, तो बाई रेट लॉ इक्वेशन, तो रेट बराबर क्या होता बताओ भैया सर, के या फिर आप जानते हो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बेटा ना, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर रिएक्टेंट है आपका, तो रिएक्टेंट की पावर क्या हो जाएगा, जीरो। ये कह रहा है स्टेटमेंट, क्या कह रहा है, जो रेट ऑफ रिएक्शन है बेटा वो रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन की पावर जीरो के क्या है, समानुपाती है। अब जैसे ही सर रेट को क्या लिखते हैं बेटा आप, इन केस ऑफ रिएक्टेंट, अभिकारक के केस में बेटा क्या लिखते हैं आप, माइनस में डी आर अपॉन में डी टी, इस फॉर्म में लिखते हैं आप। और यहां सर क्या हो जाएगा, के हो जाएगा आर नॉट के पावर जीरो, और किसी के पावर जीरो क्या होता है, वैल्यू 1 हो जाती है। तो जरा यहीं पे बेटा हम लोग क्या करते हैं इसका, देखो तो बेटा यहां हो जाएगा माइनस डी आर अपॉन में डी टी इक्वल टू के आ गया बेटा आपका, ठीक है सर। डी टी को कहाँ ले जाएं हम, इस तरफ लेके चले जाएं, ऊपर और रफ कर दे क्या, चलो कोई नहीं, यही देख लेते हैं हम लोग। देखो इसको देख कर लेते हैं बेटा, अच्छे से कर लेना है इसको हम। देखो बेटा सर यहां देख लेते हैं हम लोग, इसको यहां लिखो माइनस डी आर अपॉन में डी टी इक्वल टू के, यही होगा के इंटू 1, यही होगा बेटा ना। चलो अब बेटा देखो ध्यान से, यहाँ पे माइनस डी आर, इस माइनस को एक काम करो बेटा इधर ट्रांसफर कर दो के, और इस डी टी को उधर मल्टीप्लाई करा दो। यहां तक बात समझ में आई आपको, वेरी गुड। अब देखो बेटा यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, टेकिंग इंटीग्रेशन इन बोथ साइड, दोनों साइड बेटा हमने क्या कर लिया, समाकलन कर लिया। लिख दो यहाँ पे दोनों पक्षों में या दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, समाकलन करने पर, ठीक। चलो भाई करते हैं हम लोग। सर समाकलन ले लिया डी आर माइनस के डी टी, बेटा ये अनिश्चित समाकलन है, अभी हम निश्चित वाले चल जाएंगे, अभी हम कांस्टेंट वैल्यू निकालेंगे, अभी परेशान नहीं होना। देखो बहुत सारी बुक में निश्चित वाला ले लेते हैं, डेफिनेट ले लेते हैं, ठीक है बेटा, वहाँ पे यहाँ लगा देंगे आर नॉट से आर तक ले जाएंगे, यहाँ टी के लिए 0 से टी के लिए लेके चले जाएंगे। तो अभी यहाँ नहीं जाना है आपको, अभी हम करा देंगे, डोंट परेशान हो आप लोग। बेटा आप जानते हो किसी भी चीज का इंटीग्रेशन डी एक्स का इंटीग्रेटर बेटा यहाँ 1 होता है सर, तो इसका x हो जाता है, इंटीग्रेशन क्या होता है इसका, x हो जाता है सर। यहाँ अगर dt है 1 है, जो वेरिएबल होता है जिसके रेस्पेक्ट में आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं वही आ जाएगा, अगर कुछ नहीं होगा तो इंटीग्रेशन की कहानी ये होती है, ठीक है। तो सर डी आर है तो यहाँ क्या आ जाएगा सर जी, आर हो जाएगा आपका, डी खत्म हो जाएगा। अब माइनस के को बेटा बाहर ले लो आप, तो अगर आप माइनस के को बाहर लोगे बेटा तो डी टी, एक बार फिर से चलो कर लेते हैं सर, माइनस के इसका क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। और लेकिन साथ साथ में सर एक सी आ जाता है आपका, कांस्टेंट टर्म आता है। अगर जब कभी भी आप इनडेफिनिट इंटीग्रेशन करते हैं, अनिश्चित समाकलन करते हैं, तो आपको बेटा एक सी को ऐड करने की जरूरत होती है, ध्यान रखना। कांस्टेंट टर्म बहुत जरूरी होता है जोड़ने के लिए। अच्छा सर बोलेंगे क्यों, अभी इसका बेटा डिफरेंशिएशन करोगे ना तो यही आएगा, तो सर फिर इसका लेने का मतलब क्या हो गया सर। आप मैथ में जाओगे तो आपको पता चलेगा बेटा। देखो अगर मान लो कहा जाए तुमसे x प्लस ए का
डिफरेंशिएशन जरा निकालो तो क्या होगा बताओ, 1 ही होगा ना। जरा सर जी इसका निकाल के दिखाओ, जरा सर जी इसका निकाल के दिखाओ। सब देखो सेम है ना, सेम है सब, ये क्या फंक्शन अलग अलग हैं। तो इसका जब आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो क्या यही उत्तर मिलेगा आपको, एक्स ही लिखना सही होगा, फिर इसका लिखना, फिर इसका तो ठीक है चलो सही था, इसका देखो बेटा एक्स ही आंसर आता, सही था ये नहीं था, इसलिए कांस्टेंट लगाते हैं, ये ध्यान रखना बात, ये कोई बताएगा नहीं आपको कांस्टेंट किस लिए लगाते हैं बेटा, क्योंकि आप जानते हो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन क्या होता है, दोनों उल्टा होते हैं, ये ध्यान रखना है बात। लिसन, अब बेटा यहां आ गया सी, तो यहां लिखो बेटा वेयर सी इज इंटीग्रेटिंग कोफिशिएंट या इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट या कोफिशिएंट कह सकते हो आप, समाकलित नियतांक बोल सकते हैं आप। सी क्या है बेटा आपका, समाकलित नियतांक कह सकते हैं, समाकलित नियतांक। अभी सी की वैल्यू हम निकाल लेंगे हम लोग बेटा। देखो बेटा अब लिखो यहाँ पे एट टी बराबर 0, अगर समय शून्य है, अभी रिएक्शन शुरू नहीं हुई है, अभी रिएक्शन शुरू नहीं हुई है, तो सर तो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, जैसा है वैसा ही रहेगा, जितना लिए थे उतना ही रहेगा। तो मतलब सर जो आपका आर है ना वो सर जी R0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, R0 हो जाएगा, कब, t बराबर 0 पे। तो सर इसी को पुट करो इक्वेशन फर्स्ट में, इक्वेशन फर्स्ट ले लो आप, देखो पुट यानी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट समीकरण 1 से यहां लिख देना t बराबर 0 पर, ये बराबर ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसी को बेटा रखो इसमें सर r की जगह r ही रहेगा, r की जगह क्या हो जाएगा, R0 हो जाएगा ना भाई, देखो ध्यान से सर माइनस के और t की जगह 0 प्लस c, सर जी c की वैल्यू क्या आई बताओ तो, R0 आ गई सी की वैल्यू, आप क्या आ गई सी की वैल्यू, R0 आ गई। अब यही वैल्यू बेटा फिर से क्या रखेंगे आप, उठा के रख देंगे आप इसमें इक्वेशन फर्स्ट में, इक्वेशन फर्स्ट में आप उठा के रख देंगे। देखो बेटा जैसे ही बेटा आप उठा के रखेंगे क्या होगा, देखो ध्यान से यहां पर, फिर लिखो बेटा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट R इक्वल टू माइनस के टी प्लस में R0, ये इक्वेशन बन गया सर किसके लिए, 0 ऑर्डर का समाकलित रेट ऑफ रिएक्शन का ये इक्वेशन है, ये ध्यान रखना, ये सबसे बड़ी बात। सर थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर लेते हैं हम लोग, कैसे, देखो ध्यान दो, सबसे पहले बेटा इसका एक ग्राफ देखते हैं, फिर उसके बाद फिर मॉडिफाई इसको करते हैं। अगर इसको बेटा हम लोग कंपेयर कराएं किससे बेटा, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, सर यू हैव गिवन बेटा आपको दिया है, ध्यान दो सर यहाँ पे देखो, लिसन ध्यान दो, हम सर किसके बीच में ग्राफ खींच रहे हैं इसका, हम ध्यान देना, हम रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन और टाइम के बीच में, टाइम ये क्या है आपका आर और टी का आप संबंध जानते हैं, ग्राफ कहाँ आता है, क्योंकि समय बढ़ाओगे तो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन लगातार क्या होता, घटता जाएगा। तो सर कुछ ऐसा ग्राफ मिलेगा आपको, ऐसा ग्राफ, और ये लाइन है कि नहीं बताओ, लाइन का इक्वेशन है कि नहीं बताओ, लाइन का इक्वेशन है सर, तो आर की जगह वाई हो गया बेटा, देखो यार वाई एक्सिस को कौन डिनोट कर रहा है, आर, और एक्स को कौन कर रहा है, टी कर रहा है, टी टाइम, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे अगर कंपेयर करा जाए बेटा तो m क्या होगा बताओ जरा, तो माइनस के होगा, क्या होगा यहाँ पे के, दिस इज अ स्लोप, प्रवणता है बेटा ये आपका, क्या है आपका ये प्रवणता। तो यहाँ बेटा जो स्लोप आ जा रहा है आपका, यानी जो m आ जा रहा है आपका स्लोप m, वो है माइनस के, यानी प्रवणता, ये ध्यान रखना माइनस के आ जा रहा है। और सर यहाँ क्या है सर, 0 पे सर कितना थी वैल्यू इसकी,
आर नॉट थी, ये ध्यान रखना, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक। 0 टाइम पे आर नॉट था और जैसे जैसे बेटा बढ़ाते आप कम करते गए आर होता घटता चला गया। ये ग्राफ है बेटा, ध्यान रखना किसका सर, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के समाकलित वेग समीकरण का ये क्या है, ग्राफ है। ये ध्यान रखना, ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये ध्यान रखना, ये ग्राफ है, ग्राफ बिटवीन आर एंड टी, किसका है ये, ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। सर थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर लेते हैं फिर से भाई, ध्यान दो यहाँ पे सर, देखो के टी को इधर ले आओ बेटा, प्लस में हो जाएगा और इसको उधर लेते चले जाओ, आर नॉट माइनस आर हो जाएगा। तो सर यहाँ पे टी बराबर, देखो ध्यान से, आर नॉट या फिर के बराबर लिख दो, के बराबर आर नॉट माइनस आर अपॉन में टी। ये है भैया मेन आपका इक्वेशन, ध्यान रखो, रेट इक्वेशन नोट करो इसको बेटा, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा कुछ एग्जाम्पल लिख लो आप लोग, मान लो कभी कभी ऑप्शन में आपके आता है विच इक्वेशन इज फॉर 0 डिग्री एक्सचेंज, ठीक है बेटा। तो सर कुछ एग्जाम्पल आपका देखो यहाँ पे, जो अमोनिया बेटा बनता है ना, ध्यान दो यहाँ पे, अमोनिया जो आपका बेटा बनता है N2 और अमोनिया का मतलब बेटा जब डिकम्पोजिशन होता है, क्या होता है, डिकम्पोजिशन, जब ये बेटा टूटता है N2 और H2 में, तो इस रिएक्शन, ये रिएक्शन जो बेटा आपकी होती है ना, वो बेटा क्या कहते हैं, क्या होती है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है, ध्यान रखना, शून्य कोण की अपक्रिया होती है भाई, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। और सर क्या होती है, और एग्जाम्पल बताओ पहले, H2 नहीं 2HI से अगर H2 और I2 बन रहा है, ध्यान दो, इसको हीट डिकम्पोज कर पे बेटा ये तो बन रहा है, ये भी जीरो ऑर्डर का होता है। और एक रिएक्शन और है H2 और Cl2 2HCl, ये भी है बेटा, ध्यान रखना, ठीक है। पहचानना नहीं है आपको, 2-3 चीजें आपको दी जाएंगी, कॉमन चीजें, ये जैसे आपका ये एग्जाम्पल है आपको, और एग्जाम्पल हम आपको ग्रुप पे भेज देंगे, ठीक। अब बेटा हम लोग जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ देखते हैं, हाफ लाइफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अर्धायु, शून्य कोण की अपक्रिया के लिए अर्धायु, बहुत आसान है, वेरी सिंपल, हटाएं इसको, तो हेडिंग डालो बेटा आप, क्या, अर्धायु, किसके लिए बेटा, शून्य कोण की अपक्रिया, ऐसा लिख दो। हाफ लाइफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, सिंपल सी बात बेटा, देखो यहाँ पे ऐसा समय, ऐसा टाइम, ऐसा समय, ऐसा टाइम बेटा, जिस समय अंतराल के बाद में अभिकारक की सांद्रता आधी रह जाए, कितनी रह जाए, आधी हो जाए, आधी रह जाए, तो ऐसे उस समय को, उस टाइम को, उस जीरो शून्य कोण की अपक्रिया या फिर उस अपक्रिया के लिए क्या कहा जाता है बेटा, उसको अर्धायु कहा जाता है। तो ये बात तो सिंपली आप लिख लोगे, आप क्या इसको लिखा दिया जाए, तो लिखो फिर, द टाइम पीरियड in which concentration of reactant remain half, then
that time period is called as half life of पर्टिकुलर कोई रिएक्शन हो बेटा, सबके लिए कहानी, चाहे शून्य कोटि की हो चाहे प्रथम कोटि की हो, ठीक है, ऑफ पर्टिकुलर रिएक्शन, रिएक्शन। तो बेटा लिख लो यहाँ पे, हिंदी में ले लो, क्या कहते हैं, वह समय अंतराल, लिखो वह समय अंतराल जिसमें शून्य कोटि की अपक्रिया में अभिकारक की सांद्रता आधी रह जाती है, उसे शून्य कोटि की अर्धायु कहते हैं। शून्य कोटि की अपक्रिया की अर्धायु कहते हैं। देखो बेटा इसका एक्सप्रेशन देखो, मेन चीज ये कहानी है, आपको देखो ध्यान से। आप लोग थोड़ा बेटा इंग्लिश में ना थोड़ा ये कर लो आप, द टाइम पीरियड इन विच कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन, यहां लिख लो बेटा इन जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब जीरो ऑर्डर के लिए लिख रहे हो आप तो जीरो ऑर्डर लिख लो यहाँ पे, जीरो ऑर्डर रिएक्शन यहाँ पे बस कहाँ लिखना है, रिएक्टेंट इन जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक, रिएक्टेंट के बाद इन जीरो ऑर्डर रिएक्शन रिमेन ऑफ, देन दैट टाइम पीरियड इज कॉल्ड एज हाफ लाइफ ऑफ पर्टिकुलर की जगह पे अब आप जीरो ऑर्डर लिख सकते हो, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। देखो बेटा यहाँ पे अब समाकलित वाला जो इसका इक्वेशन निकाले था, अभी क्या निकाले बताओ आप लोग, बोलो भाई लोग, के इक्वल टू क्या निकाले हो, आर नॉट माइनस अपान में, ये कहा गया आपसे कि जब, देखो बेटा यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ बेटा आर वह टाइम पीरियड जब आर बेटा क्या कहते, ऐसा कहो आपकी जो टी है बेटा वो आपका टी हाफ हो जाए, टी कैसा हो जाए, टी हाफ हो जाए, तो क्या कहते हैं बेटा जो आर है आपका ना वो क्या हो जाए, आर नॉट बाई टू हो जाए, जो आर है आपका जो बचा है रिएक्टेंट बेटा का कॉन्सेंट्रेशन वो क्या हो जाए, आर नॉट बाई टू हो जाए। तो जरा भाई वैल्यू को यहाँ लिख दो, फ्रॉम इंटीग्रेटेड रेट ऑफ रिएक्शन, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, यानी लिख देना है यहाँ पे फ्रॉम या फिर शून्य कोटि की अपक्रिया के समाकलित वेग समीकरण से, शून्य कोटि की अपक्रिया के समाकलित वेग समीकरण से है? तो टी हाफ हो जाए, देख लो जब व्हेन टी हाफ हो जाए तो आर नॉट बाई टू हो जाए, तो के बराबर बेटा क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका, के को एक काम करो टी के पास भेजो, उल्टा कर दो इधर, टी हाफ कर दो इधर, और सर आर नॉट तो आर नॉट ही है, और आर आपका क्या हो गया भैया, आर नॉट अपान में टू, और यहाँ के नीचे आ गया तो के यहीं रख दो आप। सर अब आप क्या करो, एक आर में से आर हाफ आर घट रहा है तो हाफ आर बचे, एक आर में से आधा आर घट रहा है तो क्या होगा, हाफ आर, तो यहाँ बेटा हो जाएगा यहाँ पे आर नॉट अपान में टू आएगा और के नीचे रखा है, तो यही है बेटा क्या आपका हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर, हाफ लाइफ शून्य कोटि की अपक्रिया के लिए अर्धायु है, ठीक लो, शून्य कोटि की अपक्रिया के लिए अर्धायु,
की अभिक्रिया की अर्धायु। ठीक, ये हो गया बेटा आपका। ठीक है, तो चलो बेटा कल हम लोग पढ़ने वाले हैं फिर क्या, प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए इंटीग्रेटेड फॉर्म। ठीक है।